आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, एक फिल्म निर्देशक जिसकी अपनी एक अलग ही यात्रा रही है। पहले वो बनाते थे एल्बम के गानों के वीडियोस, जिन्हें म्यूजिक वीडियोस कहा जाता था। जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। उसके बाद उनका सिलसिला टेलीविजन और फिर फिल्मों की तरफ चलता चला गया। सब सखियों का पिया पियारा सब में है और सब सुन्यारा। साल 2000 में उन्होंने बनाई अपनी पहली फीचर फिल्म तुम बिन। इंतजार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। इसके बाद उनकी एक चर्चित फिल्म रही 10 बहाने करके ले गए दिल। अनुभव सिन्हा एक ऐसे निर्देशक जिनकी फिल्मों ने लोकप्रियता के झंडे गाड़े हैं। भीड़, थप्पड़, अनेक, आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हैं। इनसे बातचीत कर रही हैं रेडियो सखी ममता सिंह, और ये है इस बातचीत का दूसरा भाग। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे निर्देशक की आमद है जो लेखक भी हैं और कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं। उनकी फिल्में हमारे दिल पर बड़ा गहरा असर डालती हैं, जो हमारे दिल को जोड़ती हैं। वो बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा जी। अनुभव सिन्हा जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार अनुभव जी। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव जी, एक फिल्म रावण जी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है जी, जी। और खूब चली, हिट हुई। तो रावण जैसे आपके नाम से जुड़ सा गया है, तो इसमें शाहरुख खान है जी। एक स्टार को डायरेक्ट करना, एक स्टार को अपनी फिल्म में लेना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितनी मुश्किल कितनी आसानी होती है? इस बात पर निर्भर करता है कि वो शख्स कौन है। कुछ आसान लोग हैं, कुछ उससे भी ज्यादा आसान लोग हैं, कुछ मुश्किल लोग हैं। शाहरुख खान इसमें हाँ, एक्टर तो शाहरुख खान तो मतलब फिल्म के गुलाम है। फिल्म जो मांगेगी वो करेंगे, तो उनके साथ काम करना बहुत आनंददायक है। उनसे जुड़ी कोई यादगार बात बताना चाहेंगे? 14 साल हो गए। मतलब इतना सहज के मैंने शाहरुख को मैसेज किया कि एक फिल्म है जो आपके बिना नहीं बन सकती है, सुनाना चाहता हूँ। आइडिया था मेरे पास, स्क्रिप्ट भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया और मैंने 5-1 मिनट में मोटी मोटी एक कहानी सुना दी जी। 5 मिनट में घड़ी देख के। और जैसी वो खत्म हुई तो बोले लेट्स मेक दिस। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल दिया होगा। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत हुई और फिर बोले कि व्हेन डू यू वांट टू डू दिस। तो मैंने कहा नहीं, आप आज हाँ बोलोगे तो 2 साल लगेंगे। बस वहां से वो सफर शुरू हो गया। तो मुझे लगता है एक आदमी जिसको वो कहानी सुन के पता था कि ये महंगी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, मेरी पिछली फिल्म कैश चली नहीं थी, उसके बावजूद वो फिल्म बनी और पूरी शान से रिलीज हुई। उतनी बड़ी रिलीज शायद पता नहीं मेरे जीवन में कभी दोबारा होगी कि नहीं होगी। तो वो एक मोमेंट है जो हमेशा मेरे साथ रहता है कि जब वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी जिंदगी में इतनी सहजता से एक चुटकी की आवाज के साथ हो गया। जी जी। यहाँ एक गाना सुने? जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना? रावण का गाना सुनते हैं। दिलदारा सुना दीजिए, रोमांटिक गाना है, लोगों को रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं। सुनते हैं दिलदारा। ओ मेहरमा मेरे मेहरमा, ओ पूरी है दुआ। अब कुछ भी तो नहीं, तुझ बात
रास्ता। तू मंजिल है और तू ही उस मंजिल के आगे का रास्ता। दिलदारा दिलदारा ये रखते घर का जग सारा। दिलदारा दिलदारा नजर कदम पे सब वालों। दिलदारा दिलदारा अब जीता जब तुझसे हारा। दिलदारा दिलदारा रोमांटिक गाने की बात की है आपकी फिल्म तुम बिन, जी। जो रोमांटिक ड्रामा रही है, जी, जी। मेरे ख्याल से 2001 में आई थी। जी 13 जुलाई 24 साल हो जाएंगे। तो तुम बिन 2 आई 2016 में मेरे 16 ख्याल में। से। तो ये बीच में इतना लंबा गैप, अक्सर जो भी सेकंड फिल्म आती है तो तुरंत बन जाती है, तो इतना लंबा गैप कोई खास वजह? दौर की बात है, ये वो दौर नहीं था कि जब 2 बनता था। अब दौर आया है 2 बनने का पिछले 5-6-7 सालों से। तो हमारे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आया था। जैसे मेट्रो आई है अभी, अच्छी चल भी रही है। जी जी। और पिछली मेट्रो शायद 2009 में आई थी, 2008 या 8-9 में आई थी। जी। तो मेट्रो 2 अभी आई, मतलब ये मेट्रो 2 तो नहीं है, लेकिन हाँ उसी की कड़ी में है। तो वो दौर नहीं था, हम वो निर्देशक नहीं थे जो कभी भी फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड का है, यूरोप ने कभी नहीं बनाया। तो जब एक बार वो सिलसिला शुरू हुआ तो भूषण जी ने एक दिन बोला कि भाई तुम बिन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो तुम बिन 2 बनाते हैं। तो मैंने कहा चलिए बनाते हैं। तो ये दोनों फिल्मों के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, इसकी कहानी से जुड़ी हुई बात। तुम बिन पहली फिल्म थी, मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था उस जमाने में। अभी आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं रहता कि मैंने रावण बनाई है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था। 98, 99, 2000 इन 3 सालों में जितने म्यूजिक वीडियोस बम्बई शहर में बनते थे, उसमें से 50-60% मैं बनाता था। जी। और उसके 80% म्यूजिक वीडियोस टी सीरीज के होते थे। और सब मेरे सारे वीडियोस बहुत बड़े हिट हुए थे। तो एक दिन रात को भूषण जी का ही वीडियो शूट कर रहा था एक, और भूषण जी का ही फोन आया, दिल्ली से फोन आया कि पिक्चर क्यों नहीं बनाते। तो मैंने कहा मैं तो पिक्चर बनाने ही आया था, अभी तक मिली नहीं। तो बोले मैं दिल्ली में हूं, मैं कल आ रहा हूं, तो बैठते हैं। फिर बैठे और मेरे दिमाग में एक कहानी थी। तभी नए नए मोबाइल फोन आए थे, और मोबाइल फोन को लेकर मेरे दिमाग में एक थॉट था कि अगर आपसे एक एक्सीडेंट हो जाए और एक आदमी अधमरा पड़ा हो सड़क पर, आपकी गाड़ी से कुचला हुआ, और उसका फोन बजने लगे, तो आप फोन उठाएंगे क्या? ये थॉट था एक छोटा सा। जी। और फिर इसी के गिर्द मैंने एक लव स्टोरी बुनी। मुझे पता था थ्रिलर बनेगा ये। जी जी। पर मैं लिखते लिखते उसके ऊपर एक लव स्टोरी लिखती। यहां से वो फिल्म आई और भूषण जी को सुनाई, उनको अच्छी लगी। उन्होंने कहा बनाओ, 5-6 गाने होने चाहिए इसमें। मैंने कहा डन। और फिर वो करते करते शायद ज्यादा ही गाने हो गए थे उसमें, 5-6 से ज्यादा हो गए थे, खूब मशहूर हुए थे गाने। और सारे एक एक गाना हिट हो गया था। निखिल विनय ने कमाल का म्यूजिक दिया था, फैज अनवर साहब ने बहुत अच्छे गाने लिखे थे। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, और बहुत सारे, कोई फरियाद। जी। बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं, मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो एक गाना भी सुनते हैं। हाँ, मुझे वो गाना बहुत पसंद है जो उसके ओपनिंग क्रेडिट्स पे था, तुम्हारे सिवा अब न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। जी, बहुत बढ़िया सुनते गाना हैं। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे।
अगर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफा में डूबे रहे हम, है क्या हमने दिल का ये कैसे कहे हम। महकने लगेगा हो, महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारी सिवा कुछ ना चाह करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मिलते तो हम जी न पाते, किसे अपना कहते कहाँ दिल लगाते। सजा रब जो देगा, सजा रब जो देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, ये जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। अनुभव जी, संगीत की बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, संगीत से आपका गहरा नाता रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप चूंकि जब गाने रिकॉर्ड होते होंगे तो आपकी मौजूदगी भी होती होगी, आप गाते भी हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बेसुरा हूँ। अच्छा। मैं पिछले 1.5 साल से पियानो बजाना सीख रहा हूँ और उसमें भी अभी कहीं पहुंचा नहीं हूँ, तो वो टैलेंट नहीं है मेरे पास। सुनने का टैलेंट है। मेरे जितने भी कंपोजर दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो कहते हैं मेरे पास गाना चुनने का टैलेंट है। तो जब भी आप गाना चुनते हैं तो कंपोजर आपको एक बैठकी में 4, 5, 3, 6 गाने सुनाता है, उसमें से आप कोई गाना चुनते हैं, कोई धुन, उसमें वो शब्द नहीं होते उस समय जी। आमतौर पे हारमोनियम पे सुनते हैं। तो ऐसा मेरे सभी संगीत निर्देशक दोस्तों का कहना है जिन्होंने मुझे कमाल कमाल की धुनें सुनाई, कि आप गाने चुनते बहुत अच्छे हो, आपके कान अच्छे हैं। तो इस बात का मुझे मतलब समझ नहीं आता कि कानों को कैसे पता चलता है कि ये गाना अच्छा है। बहरहाल मैं इंस्टिंक्ट पे गाने चुनता हूँ और मुझे उसमें काफी सफलता मिली है और मैं अपने सारे संगीत निर्देशकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर बार अपने बेस्ट गाने मुझे दिए। और तुम बिन 2 का क्या कंसेप्ट था, उसके बारे में बताइए। तुम बिन 2 क्या होता है, जब भी आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे फॉर्मूला आ गया है ना, तो फॉर्मूला कहता है कि नहीं, फॉर्मूला कोई चीज ही नहीं होती है। तो मुझे लगा तुम बिन बनाई थी, मुझे तुम बिन जैसी फिल्म बनानी आती है। जिस दिन निर्देशक को ये एहसास हो जाता है ना कि मुझे ये करना आता है, उस दिन गड़बड़ हो जाती है। तो वो फिल्म उतनी अच्छी बनी भी नहीं, खराब नहीं थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जी। और उसमें कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि मैं पुरानी फिल्म जैसी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा था। जी जी। और साथ में एक ट्रेजेडी ये हो गई कि रिलीज के 1 हफ्ते पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो पूरे देश में बातचीत का डिस्कोर्स बदल गया। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन से हमको निकलते निकलते ही थोड़ा समय लगा था। जी।
तो मुझे याद है 9 या 7 तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुआ था किसी महीने में, और उसी महीने में 15 या 16 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हुई थी। तो बहरहाल कुल मिला के वो फिल्म चली नहीं। यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? मेरे ख्याल है कोई फरियाद का एक हमने वेरिएशन बनाया था, रेखा ने गाया था, रेखा भारद्वाज जी ने। जी जी, मेरी बड़ी अजीज दोस्त हैं, वो सुनते हैं। वो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म नहीं उतनी चली तो वो गाना भी थोड़ा अनसुना सा रह गया। तो मैं एक और कोशिश करता हूं कि लोग उसको सुने और पसंद करें, क्योंकि बड़ा अच्छा लिखा गया था और बहुत अच्छा गाया था रेखा ने। बेहतरीन गाना जी, सुनते हैं यही गाना। और रेखा भारद्वाज की आवाज कुछ अलग तरीके की हाँ, है। जगजीत सिंह और रेखा की दोनों की आवाज है। जी जी। अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बचे हो जैसे, तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, जगते जागते उम्र कटे हो जैसे, जगते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे। रास्ते चलते हैं मगर पाँव हमें लगते हैं, हम भी सबर्फ के मंजर में जमे लगते हैं। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, वक्त के पास लतीफे भी हैं मरहंगे, क्या करूं मैं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखे हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। अनुभव जी, अब आपकी एक महत्वपूर्ण फिल्म पर आते हैं, आर्टिकल 15। जी। वैसे तो सारी फिल्में आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी चर्चा जरूरी है। जी। आपने ही लिखी है फिल्म,
मैंने और गौरव सोलंकी ने। साथ में। तो कहाँ से इसका विचार आया लिखने का? एक खास मुद्दे पर केंद्रित है फिल्म। एक बदायूं का केस था, इससे मिलता जुलता। जी। उसको पढ़ के मैं इस बात की तरफ आकर्षित हुआ था। फिर मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, बदायूं की घटना कोई यूनिक घटना नहीं थी। ऐसी घटनाएं उसके पहले भी हुई थी और आज भी हो रही हैं। जी। और आज फिल्म रिलीज करके 6 साल हो गए, अब भी हो रही हैं। अब भी आए दिन सुनने मिलता है, ऐसी कोई घटना होती है, लोग ट्विटर पे मुझे टैग करते हैं। जी। तो ये जो फिल्म लिखी मैंने और गौरव ने, ये बदायूं के ऊपर नहीं लिखी थी, वहां से प्रेरित जरूर थी। गौरव सोलंकी। हाँ जी। तो वहां से ख्याल आया था इसका। और फिर उसके बाद उस घटना से ज्यादा हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि ये भावना कहां से आती है, और हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे इस फिल्म के माध्यम से। जी। और वो घटना एक व्हीकल मात्र थी जिसके ऊपर हमारी ये इन्वेस्टिगेशन सफर कर रही थी। जी। क्योंकि बदायूं वाली घटना की चर्चा बहुत ज्यादा इंटरनेशनली भी हुई थी, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बदायूं पर फिल्म बनाई है, पर वो सच नहीं है। ये एक मुद्दे की फिल्म थी और बहुत सारी फिल्मों में आपके सामाजिक सरोकार होते हैं, कुछ खास तरह का मुद्दा होता है। ज्यादातर फिल्में देखकर हमें लगता है कि हम कुछ नई बात हमें मिली है। मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल जहां पर आजकल अलग तरीके से हो रहा है कि लोग कहते हैं कि हाँ, एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, ये मुद्दे की फिल्म है, अलग जोड़ते हैं। आप बताइए इसके बारे में, कितना बड़ा रिस्क होता है आपकी जो फिल्में होती है, जो जॉनर है आपकी फिल्मों का, कि खास मुद्दे को चुना और जिसको हम लोग एक सामान्य भाषा में कहते हैं कि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है। आपके लिए कितनी चुनौती होती है? आपका क्या नजरिया? एक तो क्या है, एंटरटेनमेंट और मनोरंजन शब्द थोड़े से ना पिछले कई सालों से, कई दशकों से, उसको एंटरटेनमेंट को हम अम्यूजमेंट से कंफ्यूज करते हैं। जी। एंटरटेनमेंट, मैंने पीछे पढ़ रहा था, एंटरटेनमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच 2 शब्दों से आता है, एंटर और टेनर। एंटर माने बिटवीन, 2 चीजों के बीच, और टेनर माने जोड़ना। तो उसका बेसिक मतलब ये कि आप किसी चीज से जुड़ सकें। एंटरटेनमेंट शब्द बना वहां से था। और हिंदी में मनोरंजन। और हिंदी में मनोरंजन भी मन का रंजन हो, मतलब वो प्रफुल्लित होने वाला बात हो, कोई बहुत जरूरी नहीं है। उससे आपको आनंद आए कोई जरूरी नहीं है, उसमें आपका मन लगे, वो मनोरंजन है। तो मेरी फिल्में उस लिहाज से मनोरंजक हैं और एंटरटेनिंग है। लेकिन अब जो इन दोनों शब्दों का अर्थ है बोलचाल की भाषा में, अम्यूजिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर फिल्मों को दोस्त मान लिया जाए कि फिल्में दोस्त की तरह होती हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जैसे ही आते हैं महफिल में, महफिल जवान हो जाती है, महफिल में रंग आ जाता है, पता नहीं चलता 2 घंटे कब निकल गए। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपसे आके देश, दुनिया, समाज के बारे में बात करते हैं और उस वक्त थोड़ी भारी लगती हैं, पर वो रुक जाती हैं आपके साथ उसकी बातें। तो वो दोस्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दोस्त जो आपको हंसा के आपका वक्त बहुत मजेदार गुजार के चला जाए, वो दोस्त भी बहुत जरूरी है। तो दोनों प्रकार की फिल्में बननी चाहिए। कुछ लोगों को वो कहानियां आकर्षित करती है और मैं देखता हूँ वो फिल्में, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। अनीस बज़मी साहब की फिल्में बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और मुझे रोहित शेट्टी की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं बनाता जो हूँ वो अलग फिल्म है, पर वो मैं इंसान हूँ वो, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई चुनौती नहीं है। मैं वो इंसान हूँ, पहले नहीं था मैं वो इंसान, 10 बनाता था, फिर कुछ हुआ होगा मेरे अंदर, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा कुछ मैग्नीशियम कैल्शियम कुछ चेंज हुआ होगा मेरा और मैं ऐसी फिल्में बनाने लग गया। तो मेरा ये फिल्में बनाने का मन है, मुझे यही कहानियां कहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कहानियां कहता हूँ। वो होता है ना कि आप किसी शहर जाएं और किसी दोस्त के घर में ठहरें और वो दोस्त आपको एक बहुत अच्छा सा एक कमरा दे कि तुम इस कमरे में रहो, और फिर जब आप वहां से निकलने लगते हैं तो आपको लगता है कि यार जैसा दिया था कमरा कम से कम वैसा तो करके जाऊं, तो चादर ठीक कर देते हैं, क्या बात है? आपने जो गंदगी की थी उसको साफ कर देते हैं। तो ये दुनिया इसी प्रकार है, किसी दोस्त का घर है और जब यहाँ से जाएं हम तो इसको जैसा मिला था उससे बेहतर करके जाएं। तो मैं कहता हूं कि मुझे साफ चादर अच्छी लगती है और लोग हैं जो उस साफ चादर की तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे चारपाई के नीचे पड़ी हुई धूल नजर आती है, तो मैं उस धूल की सफाई की बात करता हूँ। और वो धूल है, ऐसा नहीं कि वो धूल नहीं है। अब आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि धूल क्यों दिख रहे हो, जी मुझे दिख रही है और मुझे उसको साफ करना है। बिल्कुल। तो मैं जब ये छोड़ के अगली पीढ़ी के लिए इस ग्रह को जाऊंगा
तो मैं एक बेहतर ग्रह छोड़ के जाऊं, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। जी। मैं कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी मंशा ये है। जी बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात कही है, व्यंजना में आपने कही है। हमें लगता है हमारे श्रोता भी इस बात को समझेंगे और हमें बहुत अच्छी लगी। अब ऐसे ही एक गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, दी कांधार हाईजैक। जी। ये हम देख रहे थे तो हम तो रो पड़े और ऐसे लग रहा था कि अब दिल की धड़कनें बढ़ी हैं, रुक न जाए, ऐसे डर, रोमांच। तो आपको इसे बनाने में, लिखने में क्या हुआ? बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई लिखने में, बनाने में, क्योंकि जब आप ऐतिहासिक तथ्य पर फिल्म बनाते हैं तो फिर आपको सच होना पड़ता है और फिर वो सच जानना पड़ता है। और इतिहास के बहुत सारे नजरिए होते हैं जी। अलग अलग नजरियों से इतिहास लिखा जाता है। तो इतिहास में सच ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। जी। कभी सच होता नहीं है, एकदम शाश्वत सत्य तो किसी ने लिखा नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि ये वाला है। तो आप फिर उसको बहुत सारे नजरिए पढ़ के उसमें से आप अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं जो आपको फेयर लगता है जी। और आप उस निष्कर्ष को उस कहानी में रखते हैं। तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल थी और फिर बनाने में मुश्किल थी, क्योंकि बात 1999 की थी। अब वो हवाई जहाज नहीं है, अब वो एयरपोर्ट नहीं है, अब वैसे कपड़े नहीं पहने जाते। तो वो पूरा एक रिक्रिएशन अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और सभी बड़े कलाकारों को आपने शामिल किया, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, जी, जी, जी। कुमुद मिश्रा जी यहाँ आए थे विविध भारती के स्टूडियो में। अच्छा। उन्होंने भी बहुत सारी यादें साझा की। तो इन लोगों को शूट करते हुए कुछ खास एक्सपीरियंस रहा आपका? 1993 में मैंने शूटिंग करनी शुरू की थी, मैं इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 32 साल हो गए। 32 साल का जो शूटिंग का सबसे सुखद अनुभव है वो 6 दिन है जो मैंने उस कमरे में शूट किए जहां ये सारे के सारे एक साथ थे। और इतना मजा आया, इतना सारा टैलेंट, 2 कैमरे, और बस मैं पागल हो गया था खुशी से। और मैं कभी भूल नहीं सकता उस अनुभव को। नेटफ्लिक्स का बहुत सारा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों को एक कमरे में बुलाने में मेरी मदद की, और दर्शकों का बड़ा शुक्रिया कि उनको अच्छा लगा, क्योंकि आज की तारीख में तो ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं कि भाई लेट्स कास्ट सम यंग पीपल, पर उसमें आप इतने सीनियर लोगों को लेके आए और उनको इतना प्यार दिया गया। तो दर्शकों का शुक्रिया आपका। ऐसे मुद्दे लाए जो हम लोग देखने बैठे तो बिगनिंग टू एंड हम देखते रहे, तो हाँ, ऐसा था अनुभव। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं जी। थोड़ी गंभीर हो गई है बातचीत। हाँ, तो अब गंभीर बातचीत अगर हो जाए तो फिर ऐसा कोई चलता फिरता अच्छा गाना सुनना चाहिए, जो अच्छा मतलब जिसको सुन के मन खुश हो। तो हम 10 का गाना सुनते हैं, दीदार दे। ओह दीदार दे बड़ा हिट बहुत गाना हिट हुआ था ये हाँ। गाना। ये गाना भी विविध भारती के चित्रलोक प्रोग्राम का पहला या दूसरा गाना होता था? दीदार दे में वो जो महिला हैं जो डांस करती हैं, वो अमेरिका के बहुत बड़े कंपोजर सिंगर प्रिंस, उनकी पत्नी है। तो मैं हॉलीवुड में तलाश रहा था कि एक हिंदुस्तानी दिखता हुआ चेहरा जिसको मैं इस गाने में फीचर करूं। तो मैं किसी एक टैलेंट एजेंसी के ऑफिस में था, तो मैं घुस रहा था, वो निकल रही थी, तो मैं अंदर मिला उनसे। मैंने कहा कि यार ये कौन थी इनको? तो बोले तो डांसर है। अच्छा। तो मैंने कहा अरे वेरी गुड यार, बात करो। बल्कि प्रिंस का एक वीडियो है डायमंड्स एंड पर्ल्स शायद, जिसमें वो हैं। तो उनसे बात की गई, उन्होंने कहा हाँ मैं करती हूँ। तो बेचारी ने पूरा हिंदी गाना याद किया। तो वो पता नहीं चलता है देख के कि ये हिंदी नहीं बिल्कुल बोलती नहीं, है। बिल्कुल कहीं नहीं पता चला कि हिंदी नहीं आती। पोर्टोरिकन महिला है, अमेरिकन, ये गाना उनके नाम। और उसको कोरियोग्राफ किया था एक हॉलीवुड की मेरी दोस्त है लिज इम्पेरियो, जो जेनिफर लोपेज की कोरियोग्राफर हैं इतने सालों से। तो विदेशी ने कोरियोग्राफ किया, एक विदेशी महिला ने हिंदी गाना गाया और वो हिंदुस्तान में इतना हिट हुआ गाना। हाँ, इतने साल से बजी हिट हुआ। ये मुझे अभी डांट पड़ी। एक तो हमारी रिकॉर्डिंग एक महिला इंजीनियर कर रही है, तो जिसकी मुझे बड़ी खुशी है देख के, वो शीशे के उस पार नजर आती है। तो उन्होंने मुझे अभी डांटा कि मैं बात बात पे दर्शक बोल रहा हूँ, श्रोता नहीं बोल रहा हूँ। ये हुआ है कि हम रेडियो से इतने दूर चले गए हैं कि श्रोता शब्द हमको समझ ही नहीं आता। सो पिछले सारे दर्शक कैंसिल, उनकी जगह श्रोता सुना जाए। तो ये गाना हम नजर कर रहे हैं अपने श्रोताओं की। इश्क तो गले से लगा ले,
दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार ले 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 दीदार दे इश्क को गले से लगा ले तौबा तेरी है हमराजी, तौबा तेरी है गम्माजी, तौबा तेरी है दिलसाजी, दिलसाजी तौबा लबों की गुफ्तारी, शीशे पे संगवारी, तौबा तेरी है दिल आजारी, आजारी अभी कोई दिल में जश्न हुआ है, अभी कोई ताजा जख्म मिला है, अभी खामोशी भी खामोश सी है, अभी कोई मुझको सोच रहा है, बेचैनियां बेताबियां करने लगे सिंगार बे दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार ले 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 दीदार दे इश्क तो गले से लगा ले इश्क तो गले से लगा ले एक झलक को अख तरस गई एक झलक को अख तरस गई एक झलक को अख तरस गई सामने और थाम ले तेरी अमानत यार पे दीदार दे अनुभव जी, आपकी फिल्मों की कुछ स्क्रिप्टें किताब की शक्ल में आई हैं। जी राजकमल प्रकाशन में उनका ही आइडिया था। मुल्क के बाद उन्होंने कहा कि भाई किताब छाप दे। मैंने कहा छाप दिए, चलो मेरे नाम पे किताब हो जाएगी, वरना तो मैं कभी किताब लिख नहीं पाऊंगा। मुझे बड़ी जलन होती है उन लोगों से जो किताब लिख लेते हैं। क्या बात है। हाँ, मुझे लगता है कौन लोग हैं जो किताब लिख लेते हैं, और हमें सब भी किताब लिखने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर वो न लिखते तो ऐसी 200 करोड़ बातें थीं जो लोगों तक पहुंचती ही नहीं। क्या बात है। लेखकों का हमें बहुत ही शुक्रगुजार है। लेखकों से बड़ा कलाकार कोई होता नहीं। अनुभव जी, आपसे हम पूछ रहे थे कि कुछ वो फिल्में बताएंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वो भी पढ़ सके। कौन सी फिल्में आई हैं? मेरा ख्याल है मुल्क और आर्टिकल 15 की किताबें आई हैं। अभी राजकमल वालों से बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि भाई अब जो लिख रहे हैं उसकी भी तो किताब निकालते हैं, तो वो भी छपेगी। अब आपके परिवार में हम घुसपैठ करते हैं जी। पारिवारिक जीवन पर। जी। रत्ना जी से कहाँ मिले और कैसे मुलाकात हुई? रत्ना से इंडस्ट्री में, हाँ वो भी डायरेक्टर है। उनसे यही बॉम्बे में मुलाकात हुई किसी दोस्त के जरिए। तो रत्ना जी भी फिल्में डायरेक्ट करती हैं और दोनों डायरेक्टर जी। तो समीक्षा कौन होता है एक दूसरे का? घर में कौन निर्देशक? समीक्षा करते हैं, बेटा भी है, अब तो बेटा भी करता है, और बहुत सारे दोस्तों को दिखाते हैं, दोस्त करते हैं समीक्षा, और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं एक दूसरे की। वो एक अलग रोल है, वो दोस्ती का रिश्ता है जिसमें एक दूसरे की कहानियां पढ़ पाना जी। और फिर कह पाना कि नहीं ये अच्छा नहीं है या ये बहुत अच्छा है, वो क्रिटिक, वो दोस्ती का हिस्सा है। और उसमें लगातार एक दूसरे की फिल्में पढ़ना, देखना, उसके बारे में बात करना, जबकि हम लोग की फिल्में बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। वो शादी में जरूर आना बनाती हैं और मैं आर्टिकल 15 बनाता हूँ जी। वो वाला मनोरंजन करती हैं, मैं ये वाला मनोरंजन। दखल नहीं देते दोनों एक दूसरे के? नहीं, कला में दखल नहीं हो सकता। बिल्कुल। कला में राय हो सकती है, और राय को सामने वाला कलाकार एंटरटेन करे ना करे वो उसकी अपनी मर्जी है। जी। घर में किसका निर्देशन चलता है, आपका या उनका? अब वो समय नहीं रहा, अब आके रिश्ते बहुत इवॉल्व हो गए हैं। उन बातों के जोक्स ज्यादा होते हैं जी। और उन बातों का सत्य बहुत कम है। छोटे शहरों में अब भी होगा, बड़े शहरों में नहीं है।
तो उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात आप कहना चाहते हैं, कहिए, और उनके लिए कोई गाना सुनाइए, रत्ना जी के लिए कोई गाना। रत्ना जी का एक गाना है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, अच्छा, शादी में जरूर आना का। हाँ हाँ। और वो गाना मैंने कहा था तू ये गाना फिल्म में डालेगी तो मैं तेरी गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा। तो उसने कहा नहीं ये गाना तो मैं डालूंगी। और वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि जब भी मैं कोई बहस हारता हूं तो उस गाने का जिक्र हो जाता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वो मतलब इतना बड़ा हिट है कि वो कल्ट गाना है। उसकी इतनी रीलें आए दिन मेरे पास आती रहती हैं। वो सुनाइए आप। एक IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने वो गाना लिखा है, मैं उनसे मिला नहीं हूं लेकिन रत्ना ने मुझे बताया था। वो गाना बड़ा हिट है, तो शादी में जरूर आना। मतलब ही दिया तूने, मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने। नफरत को मेरी अब तू सुबह शाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। दादा सा दादा सानी सा सानी सानी दादा, दादा सा दादा सानी सा 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 सा, दादा सा दादा सानी सा सानी सानी दादा, दादा सा दादा सानी सा अनुभव जी, आपको फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है, हमने सुना है। नया शौक आया है ये, जिसको मैं उतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। मैंने तय किया है कि अब हर साल एक नई चीज सीखूंगा। तो उस श्रृंखला में एक बर्थडे पे मैंने अपने आप को एक कैमरा गिफ्ट कर दिया। अच्छा, खुद ही? वो थोड़ा महंगा था तो मैंने कहा ये कोई देगा नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अच्छा, तो वो ले लिया। और एक बर्थडे पे विशाल भारद्वाज ने मुझे एक पियानो गिफ्ट कर दिया, तो मैं पियानो सीखने लग गया। तो फिर मैंने सोचा था कि एक दिन कुछ बजाने लग जाऊंगा तो इंस्टा पे पोस्ट करूंगा उसको थैंक यू बोलने के लिए, पर अभी वहां बात पहुंची नहीं है। मैं इस लायक नहीं हुआ हूं कि मैं कुछ बजा सकूं। अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। इस समय कहाँ बिजी हैं, किस प्रोजेक्ट में? एक फिल्म शूट करके खत्म कर चुका हूँ, उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। उसके बारे में भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें समय है। मतलब लिखता तो मैं हमेशा ही 4-5 फिल्में रहता हूँ। किसी भी वक्त आप मुझसे मिलेंगी तो मैं कम से कम 4-5 फिल्मों पे काम कर रहा होता हूँ। तो वो चल ही रहा है। ये वाली फिल्म जो मैंने अभी बनाई है ये आ जाएगी 5-6 महीने में जी। और अपने टीवी सीरियल्स के बारे में बताइए। कुछ टीवी सीरियल्स शुरुआती दिनों में आपने लिखे थे दूरदर्शन के लिए? वो भी एक तो डीडी मेट्रो पे किया था, सीहॉक्स, हाँ, जिसमें ओमपुरी साहब थे, माधवन था, और उसके पहले निकी अनेजा थी। उससे पहले बिरलास का एक टीवी चैनल आया था, केबल टीवी चैनल था वो, उसको इन मुंबई बोलते थे। उस पे आया था, उसका नाम शिकस्त था। वो मेरा पहला इंडिपेंडेंट काम था।
तो शिकस्त में शमी कपूर थे, मनोज बाजपेयी था, आशीष विद्यार्थी था, आशुतोष राणा था, मिलिंद गुनाजी, जुच्ची, किट्टू गिडवानी, बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। विनीत कुमार से तो शुरू हुआ था वो सीरियल, विनीत था। तो वो मेरा पहला सीरियल था जो मैंने लिखा था। उसका पायलट मैंने और सौरभ शुक्ला ने मिलकर लिखा था। जी। फिर सौरभ मुझे छोड़ के भाग गया, उसको किधर एक्टिंग का काम मिल गया था तो वहां भाग गया, तो फिर मुझे अकेले लिखना पड़ा। तो सौरभ शुक्ला के भाग जाने की वजह से मैं लेखक बन गया, पर वो आज भी मुझसे अच्छा लेखक है। पढ़ने का भी खूब शौक है। ये पिछले 8-10 सालों में वापस पैदा हुआ शौक। तो अब मेरे चारों तरफ किताबें बिखरी रहती हैं। मैं एक टाइम पे 3-4 किताबें पढ़ रहा होता हूँ। मैं फिक्शन कम पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन ज्यादा पढ़ता हूँ। पढ़ने की शुरुआत अक्सर लोग प्रेमचंद से, निराला से करते हैं। वो हुई, वो बचपन में हुई, युवावस्था में हुई, और उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया तो फिर वो एक साहित्य से रिश्ता टूट गया। कविताओं का और गजलों का शौक रहा, वो फिर भी पढ़ता रहा, लेकिन गद्य से रिश्ता टूट गया था और वो फिर लंबे समय तक टूटा रहा। ये पिछले 10 साल में वापस शुरू हुआ जी। कि मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वो है, लेकिन ये बात मुझे थोड़ा सा लेट समझ में आई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी। आपने पहले भी जिक्र किया था कि आपने इंजीनियरिंग की और वो छोड़कर इस दुनिया में चले आए। जहां हम काम करते हैं, शुरुआती दिनों में जो पढ़ाई करते हैं उसका कहीं न कहीं हमें फायदा मिलता है। तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहीं फिल्मों में काम आती है आपको, कुछ टेक्निक या फिर? नहीं, वो तो एकदम अलग चीजें थी जो पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ मुझे कि टेक्नोलॉजी से जो एक भय होता है ना कि एक नया कंप्यूटर सामने आ गया, वो निकल गया। तो मुझे नए इक्विपमेंट से नई टेक्नोलॉजी आती है तो मुझे उससे भय नहीं लगता है, उससे दोस्ती हो जाती है आसानी से जी। और दूसरा, एक जीवन को जीने की या काम करने की एक साइंटिफिक फॉर्मेटिंग जो होती है कि ये काम इतनी देर में करना चाहिए, ये काम इतनी देर में, उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस है जी जी। बन जाता है, क्योंकि आप सोचते ही उस तरीके से हैं, क्योंकि आपकी जो फॉर्मेशन की उम्र थी उस वक्त आप साइंस और टेक्नोलॉजी सीख रहे थे, जो फॉर्मेटिंग ऑफ आइडियाज का काम है। तो मेरा ख्याल है वो काम तो आता ही है, पर एक गिल्ट भी रहता है कि मैं किसी एक होने वाले इंजीनियर की सीट खा गया। और इतनी सारी आपकी फिल्में हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर आपको खुद को आपकी कौन सी फिल्म बेहद पसंद आती है? एक फिल्म जिसका मुझे गर्व है कि मैंने बनाई वो थप्पड़ है। एक मर्द ने वो फिल्म बनाई, इस बात के लिए मैं कभी कभी अपनी पीठ ठोंकता हूँ। मेरी सबसे मुश्किल फिल्म भी वो है, क्योंकि वो फिल्म, आमतौर पे फिल्मों की जो कहानी होती है ना, उसमें एक ड्रामा या उसमें वो आपको लिखने में मदद करता है जी। पर थप्पड़ में कोई ऐसी बहुत ड्रामेटिक कहानी नहीं थी, लेकिन जो बनावट थी हाँ, तो वो मृण्मयी और मैं, हम लोगों ने मिलके मुझे उस फिल्म की राइटिंग का, उस फिल्म को बनाने का जी। बहुत गर्व है। फिल्म भीड़ का जिक्र करना चाहेंगे? कोरोना से जुड़ी हुई फिल्म जी, उसके बारे में बताइए। वो फिल्म मेरे दिल में एक फांस है कि वो लोगों ने देखी नहीं फिल्म। तो जिन्होंने देखी है वो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन किसी ने देखी नहीं। कई लोगों ने कहा कि वो मुश्किल वॉच है, कि उस स्मृति को दोबारा जीना बहुत मुश्किल है, और मैंने बनाई भी बहुत ज्यादा पत्थर दिल से थी जी। तो वो आपका देखना आसान नहीं करती है फिल्म। तो जावेद साहब कहते हैं मुझसे कि उनको बहुत पसंद है वो फिल्म, जावेद अख्तर साहब। वो कहते हैं कि उस फिल्म को भूल जाइए, वो 10 साल बाद देखी जाएगी, वो फिल्म इतनी देखी जाएगी कि आपको अंदाजा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, वो तजर्बेकार आदमी है। चलते चलते अनुभव जी, हमारे तमाम श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से उन युवाओं से जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी करके आए वो, क्योंकि अक्सर सपने लेकर मुंबई आ जाते हैं, उनसे कुछ कहिए आप। एक बहुत जरूरी सवाल है जो हर वो आदमी जो फिल्मों में आना चाहता है उसको अपने आप से पूछना चाहिए कि उसको वो कला परेशान करती है या उस कला से मिलने वाला स्टारडम। बहुत सारे लोग इन दोनों के बीच में फर्क नहीं कर पाते, वो स्टार बनने आते हैं। और कुछ लोग हैं, जैसे एक गीतकार है या एक अभिनेता है या एक लेखक है जी, वो अपनी कला के बिना जीवित रह ही नहीं सकता। उससे स्टारडम मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टारडम और पैसा कला में बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट आपकी कला है। तो आपको ज्यादा प्यार किससे है ये पता करना चाहिए, और अगर आपको ज्यादा प्यार अपनी कला से है तो फिर दूसरा सवाल है कि क्या आपकी कला का स्तर उतना अच्छा है कि आपकी वहां जगह बनेगी। और इस बात को ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने दोस्तों से सबसे पूछना चाहिए, और फिर लगे कि हाँ मुझ में वो बात है और मुझे यही करना है, तो फिर बिल्कुल आना चाहिए। मुझे तो
किसी ने बताया नहीं था, मेरा कोई था भी नहीं यहाँ पे। जब मैं आया था तो एक फोन नंबर था मेरे पास वीरेंद्र सक्सेना का। आया और फिर मेहनत की और जो भी थोड़ी बहुत जगह बनी। और ये सबसे बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए कि किस तरह से छोड़ पाना और नई चीज में नई उपलब्धियों की ओर जाना ये मुश्किल होता है छोड़कर। तो आपने किया और सबके दिलों तक पहुंची आपकी फिल्में। और अनुभव जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी दिलचस्प बातें की और इतना सारा वक्त दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका बहुत सारा शुक्रिया। ऐसा हो कभी यूं ही तुमसे मिलूं, ढेर सारी रात भर बातें तुमसे करूं, मेरी नींदों से है करते मुझको जुदा, सावरे से बावरे से दो नैना ये, सावरे से बावरे से दो
जाने माने फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान एक आदर्श बालक जो बोलते हैं ना, जो उसका काम करे पर उसके दिमाग में पूरा जज करे सबको। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्में बनानी है। सो आई रिमेम्बर माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आई डिड वाज इन माई 11th स्टैंडर्ड। ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडैप्ट किया, और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरा एक्टर्स बन गए और उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है, उसमें तुम ड्रामा खोजते हो। दैट इज योर स्टाइल, ये तू रख। सितारे जमी पर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के निर्देशक R.S. प्रसन्ना पापा कहते थे ऐसा काम करेगा। अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रहे हैं विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज 16 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। बहुत अच्छा लगा विविध भारती में आके, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। श्रोताओं लोग को यही बोलना चाहता हूँ, जो विविध भारती जो है हमेशा सुनिए, कि विविध भारती ऐसा एक चीज है जो फोर्ट है, जो हम आज 32 साल